हमारे चैनल में खुशामदीद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरा नाम शुमाल है और मेरा ताल्लुक़ एक अमीर फैमिली से था। मेरे पापा एक बिजनेसमैन थे और शहर भर में उनका एक नाम था। काफ़ी ज़्यादा लोग उन्हें जानते थे। हम 3 बहनें थीं। हमारा कोई भाई नहीं था। अम्मा पापा के साथ हम ये खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे थे। घर में हर वह चीज़ थी जिसकी तमन्ना कोई इंसान कर सकता है। मेरी अम्मा पढ़ी लिखी लेकिन सादा मिजाज की खातून थी। मेरी दोनों बहनें मुझसे बड़ी थी और मैं सबसे छोटी होने की वजह से सबकी लाडली थी। लेकिन मेरे पापा को बेटे की बड़ी ख्वाहिश थी, क्योंकि उनको अपनी नस्ल आगे बढ़ाने के लिए और नाम ज़िंदा रखने के लिए बेटा चाहिए था। जब मैं छोटी सी थी और मेरी अम्मा एक बार फिर उम्मीद से हुई, तो पापा को ऐसा लगा जैसे उनकी ये ख्वाहिश अब पूरी हो जाएगी। वो मम्मा का बहुत ख्याल रखते थे। हर महीने उनका चेकअप करवाते और उनके खाने पीने पर ख़ास तवज्जो देते थे। लेकिन जब 3-4 महीने गुजरे तो एक दिन अचानक मम्मा का पैर फिसल गया और वे गिर गए। उनके साथ ही पापा की ख्वाहिश भी दम तोड़ गई। अम्मा को इस बात का बहुत दुख था, लेकिन उस दिन दुख से ज़्यादा उनके दिल में एक डर बैठा हुआ था, क्योंकि वे जानती थी कि पापा बेटे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। मम्मा ने यही बात अपने दिल से लगा ली और मुकम्मल तौर पर खामोशी इख्तियार कर ली। यहाँ तक कि मम्मा अपनी बेटियों से भी अब ज़्यादा बात नहीं करती थी। मैं तो उस वक्त बहुत छोटी सी थी, लेकिन मेरी दोनों बड़ी बहनें मम्मा की खामोशी को बहुत महसूस करती थी। पापा ने भी मम्मा पर तवज्जो देनी कम कर दी, बल्कि वह बिजनेस में ज़्यादा मसरूफ़ हो गए। या शायद उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया था, हालांकि वो अच्छी तरह जानते थे कि उस वक्त मम्मा को कितनी ज़रूरत थी। वह मेरी बहनें इस बात की गवाह थीं कि मम्मा हर रोज़ तैयार होकर शाम को पापा का इंतज़ार करती और उनके थोड़े से वक्त के लिए तरसती थी। लेकिन पापा देर से घर आते और फ़ौरन सो जाते थे। मम्मा की तैयारियां अधूरी रह जाती। पापा ने तो एक नज़र भर के भी उनकी तरफ देखना बंद कर दिया था। हमें यकीन नहीं आता था कि वे वही पापा हैं जो पहले मम्मा की तारीफ़ें नहीं करते थकते थे। और उनके रवैये का मम्मा पर और गहरा असर हुआ और वे आहिस्ता आहिस्ता अपने आप से भी लाताल्लुक़ होने लगी। लेकिन पापा पर मम्मा की इस कैफियत का या किसी बात का कोई असर नहीं हुआ और उन्होंने अपने ऑफिस में काम करने वाली एक जवान लड़की से शादी कर ली। वह तो हमें बाद में पता चला कि पापा का उस लड़की के साथ चक्कर 1.5 साल से चल रहा था। जब से मम्मा गिरकर बीमार हुई थी, वो लड़की बहुत तेज़ तर्रार और चालाक थी। उसने बड़ी होशियारी से पापा को अपने जाल में फंसाया और हमारी ज़िंदगी में चली आई। पापा उससे शादी करके घर ले आए थे, क्योंकि उसने शादी से पहले पापा से ये शर्त रखी थी कि वह उसको अपनी दूसरी बीवी बनाकर पहली बीवी के साथ ही रखेंगे, ताकि उससे भी हर वह साथ मिल सके जो पहली बीवी और बच्चियों को मिलता था। मम्मा पर सदमे का एक और पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन मम्मा ने अपनी ज़बान से एक लफ्ज़ नहीं कहा, बल्कि ख़ुद को ही अपनी चौकन के लिए अपना वह कमरा छोड़ के दूसरे कमरे में शिफ्ट हो गई। उस वक्त मेरी उम्र 6-7 साल थी। मैं मम्मा के साथ ही सोती थी, जबकि दोनों बड़ी बहनों का कमरा अलग था। जिस दिन वह औरत दूसरी माँ बन के हमारे घर आई और मेरी माँ ने अपनी जगह उसके लिए छोड़ दी थी, मुझे उस दिन से ही उससे नफ़रत हो गई थी। मेरी बड़ी बहन उस वक्त 13 साल की थी और पापा की नई बीवी 22 साल की थी। हालांकि वे इतनी खूबसूरत भी नहीं थी, लेकिन पापा ने सिर्फ बेटी की ख्वाहिश में उससे शादी की थी। अलबत्ता वह बहुत ज़्यादा मॉडर्न लड़की थी और पापा से शादी के बाद उसने अपने आप को सजाने संवारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब तो वह बड़े बड़े पार्लर भी जाती और महंगे तरीन लिबास पहनती थी। पैसा पानी की तरह बहाने लग गई। उससे हमारे घर आए हुए तकरीबन 1 महीना हो गया था, लेकिन उसने 1 महीने में इतनी शॉपिंग की कि हम हैरान थे। और पापा उसे किसी भी बात के लिए रोकते नहीं थे, बल्कि वे बड़े खुश होते थे। हम तीनों बहनें स्कूल में पढ़ती थी, लेकिन मम्मा ने घर के कामों के अलावा हम तीनों की जिम्मेदारी में भी दिलचस्पी लेना कम कर दी। और फिर आहिस्ता आहिस्ता नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि मम्मा ने अपने आप कमरे तक महदूद कर लिया। मैं बहुत ही कम बाहर निकलती थी, क्योंकि शुरू में अगर मम्मा हमारे पापा का कोई काम करती तो पापा की दूसरी बीवी मम्मा को रोक देती थी। ख़ास तौर पर पापा के सामने वे पापा के साथ सारे काम खुद करती थी, ताकि उनकी तवज्जो हासिल कर सके। और पापा को लगता था कि मम्मा ने हसद में आकर अपनी जिम्मेदारियां भी आने वाली पर डाल दी है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। जब पापा घर नहीं होते तो वह आराम से अपने कमरे में लेटी रहती, किसी काम में दिलचस्पी नहीं लेती थी। लेकिन जैसे ही पापा घर आते वे मुकम्मल तौर पर एक्टिव हो जाती। और तो और पापा के सामने वह हम तीनों से भी प्यार जताने की कोशिश करती थी, जबकि उनके गैर मौजूदगी में वह हमें अपने आसपास भी नहीं फटकने देती। ख़ास तौर पर मुझसे तो उससे कोई ज़्यादा
खुदा वास्ता कबीर था। मुझे देखते ही उससे गुस्सा चढ़ जाता और वह मुझे डाँट देती थी, इसलिए वह मुझे और भी बुरी लगने लग गई। दूसरी तरफ हमारी मम्मा थी जिसने कहीं आना-जाना भी बिल्कुल छोड़ दिया था। एक ही जोड़ा 4 दिन पहने रखी बाल नहीं बनाती थी। मेरी आप ही मम्मा से कहकर उनके कपड़े चेंज करवाती और बाल बनवा देती। पहले जिस घर में मुकम्मल तौर पर मम्मा का ऑर्डर चलता था, वहाँ पापा की दूसरी बीवी की हुकूमत चल रही थी। हर काम उनकी मर्ज़ी और पसंद के मुताबिक होता, यहाँ तक कि खाना भी वही बनता जो वे बनवाती। पापा ने तो मम्मा समेत हम तीनों बहनों को भी नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया था और अपनी नई बीवी के साथ खुश रहते थे। और हर दूसरे दिन बाबा उनको लेकर डिनर पर चले जाते और हम तीनों माँ के आंसू साफ करते रह जाती थी। और फिर जब छोटी मम्मा के यहाँ खुशखबरी आई तो उसके नाज नखरे और ज़्यादा बढ़ गए। अब तो वे हिल के पानी भी नहीं पीती थी और पापा ने मेरी दोनों बड़ी बहनों को ख़ास तौर पर ताकीद की थी कि नौकर तो अपना काम करते ही हैं, लेकिन तुम लोगों ने भी अपनी छोटी मम्मा का ख़ास ख्याल रखना है। मेरी दोनों बड़ी बहनें पापा से डरती भी थी और झिझकती भी थी, क्योंकि उनको मालूम था कि अगर वे पापा की बात नहीं मानेंगी तो वे मम्मा को तंग करेंगे। इसलिए वे छोटी माँ की एक आवाज़ पर भागी भागी जाती थी, जबकि मैं ऐसा नहीं करती थी। छोटी मम्मा अगर मुझे कभी आवाज़ देती तो मैं जानबूझकर उनका काम नहीं करती। फिर वे मेरी शिकायत पापा को लगाती और पापा मुझे डांट देते थे। जब छोटी मामा के यहाँ बेटे की पैदाइश हुई तो पापा की खुशी की इम्तिहान ना रही। उन्होंने पूरे शहर में मिठाई बांटी, अपने वर्कर्स की तनख्वाह बढ़ा दी और घर पे काम करने वाले मुलाजिमा को भी जोड़े तोहफे में दिए। सारों में खुशियाँ मनाई गई और एक बहुत बड़ा जश्न किया, लेकिन अपनी इस खुशी में वे हमारी माँ और हमें भूलते जा रहे थे। उन्होंने फंक्शन में एक मर्तबा भी मम्मा को आने का नहीं कहा और जब पहली मर्तबा मम्मा ने उस बच्चे को अपनी गोद में उठाने की कोशिश की तो छोटी माँ ने फटाफट मम्मा को रोक दिया और अपना बेटा उठा के सीने से लगा लिया। पापा ने उनकी तरफ देखा तो वे कहने लगी कि भाई, किसी का क्या भरोसा कि हसद में आकर मेरे बच्चे को कोई नुकसान पहुंचा दे, इसलिए मैं तो अपना बच्चा किसी को नहीं दूंगी। पापा भी उसकी बात पर खामोश हो गए। मम्मा बहुत रोई थी और उस दिन के बाद मम्मा ने कभी भी उस बच्चे को उठाने की कोशिश नहीं की। हालांकि वह हमारा भाई था, लेकिन हम तीनों बहनों को भी उस बात की इजाज़त नहीं थी कि हम अपने भाई को गोद में उठाएं या हाथ भी लगाएं। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया और जब हमारे भाई की पहली सालगिरह हुई तब भी पापा ने एक बड़ा फंक्शन रखा और उसमें भी हमारी मम्मा ने शिरकत नहीं की। हम तीनों बहनें वहाँ मौजूद थीं, लेकिन हमारी कोई अहमियत नहीं थी। अब मेरी दोनों बड़ी बहनें ज़्यादातर मम्मा के साथ ही रहती थीं। वो जानबूझ के छोटी मम्मा या भाई के इर्द गिर्द नहीं जाती थी, क्योंकि बेशक वे किसी बात का इजहार नहीं कर सकती थी, लेकिन उनको भी अपनी माँ की इस हालत का दुख था। लेकिन मुझे इस सारी बात पर बड़ा गुस्सा आता था। हालांकि मैं बहुत छोटी सी थी, लेकिन मुझे बर्दाश्त नहीं होता था, क्योंकि छोटी मम्मा ने मेरे पापा को भी हमसे छीन लिया था और मेरी मम्मा भी उसी की वजह से दुखी रहती थी। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, मेरे दिल में छोटी मम्मा के लिए नफ़रत और भाई के लिए भी गुस्सा पैदा होता गया था। जब भी मेरे पापा मेरे सामने आते, उसे उठाते और प्यार करते, मेरा दिल चाहता कि मैं उसे जान से मार दूं। और मैंने 1-2 मरतबा ऐसा करने की कोशिश भी की कि उसे नीचे गिरा के नुकसान पहुंचाऊं, लेकिन मैं ऐसा कुछ कर नहीं सकती थी। अलबत्ता जैसे जैसे वक्त गुजरता गया और मैं बड़ी होती गई, मेरे दिल में ना जाने कितने तूफ़ान बढ़ते चले गए। मम्मा पापा ने मेरी दोनों बड़ी बहनों की शादी कर दी। उस वक्त मैं 17 बरस की थी, कॉलेज में पढ़ती थी, लेकिन मैंने अपनी छोटी माँ की ज़िद में आकर बहुत ज़्यादा फ़ैशन करना शुरू कर दिया था। पापा से ज़िद करके अपना पर्सनल अकाउंट खुलवाया और एटीएम से वो पैसे निकलवा रहती। मम्मा मुझे मना करती थी, समझाती थी और मेरी बहनें भी, लेकिन मैं किसी की बात नहीं सुनती थी। मैं तो पापा से और छोटी मम्मा से इंतकाम लेना चाहती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि सबका नतीजा क्या होगा। मेरा भाई भी स्कूल में पढ़ता था, लेकिन वह बिल्कुल भी अपनी माँ जैसा नहीं था, बल्कि वह अपनी माँ से ज़्यादा मेरी मम्मा से अटैच हो रहा था। उसकी माँ को तो शॉपिंग और पार्टियों से फुर्सत नहीं मिलती थी, इसलिए उसने बेटी की जिम्मेदारी मेरी माँ पर छोड़ दी, क्योंकि इतने साल में वह ये तो जान चुकी थी कि मेरी माँ किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचा सकती और ख़ास
तौर पर मेरे भाई को, क्योंकि मम्मा भी मेरे भाई से बहुत प्यार करती थी। पापा भी ज़्यादातर बिज़नेस में बिज़ी रहते, ऐसे में भाई मम्मा के करीब आता गया और मम्मा भी उसकी वजह से पहले से काफ़ी नॉर्मल होती जा रही थी। अक्सर उसके हाथ साथ हँसने बोलने लग जाती और मुझे भी अच्छा लगता, इसलिए मैंने अपने भाई को किसी किस्म का नुकसान पहुंचाने का इरादा बदल लिया। लेकिन मेरे दिल में छोटी माँ के लिए नफ़रत कम नहीं हो रही थी। मैंने उसकी ज़िद में आके अपने आप को जितना बिगाड़ लिया था, कभी कभी मुझे खुद भी हैरत होती कि मैं ऐसे कैसे हो सकती थी। लेकिन यही सच था, मैंने बहुत ज़्यादा शॉपिंग शुरू कर दी। होटलिंग और अकाउंटिंग मेरा पसंदीदा तरीन मशक था। मेरा फ्रेंड सर्कल भी बहुत बड़ा था। कॉलेज में अपने खुले दिल और खुली जेब की वजह से बड़ी मशहूर थी। अगर 10 लोग भी मेरे साथ हो तो मैं किसी को बिल पे नहीं करने देती। जब मैं इंटर में थी तो मेरी क्लास में एक लड़का आया। वह न्यू एडमिशन था और बड़ा हैंडसम लड़का था। क्लास की लड़कियां उसे देखकर आह भरने लगी। मैंने उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी, लेकिन एक दिन किसी काम के सिलसिले में हमारी बात हुई तो बातों बातों में बात बहुत आगे निकल गई। उसके बाद अक्सर हम कॉलेज में एक साथ नजर आने लगे। उसका नाम उमेर था। वह पढ़ने में काफ़ी ज़हीन था, जबकि मैं तो सिर्फ बाप का पैसा उड़ाने कॉलेज जाया करती थी। पढ़ाई में मेरा कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन वह मुझे पढ़ाई में संजीदा होने का अक्सर कहता था। मैं उसे मजाक में डाल देती। उससे मेरी अच्छी दोस्ती होती जा रही थी, लेकिन एक दिन उसने मुझे एक ऐसी बात कही जो मुझे बहुत अजीब लगी। उस दिन मैं जीन्स पहन के कॉलेज के फंक्शन में गई तो उसने मुझे कहा कि लड़कियां हमेशा ढीले ढाले कपड़ों में अच्छी लगती हैं और अगर हिजाब करे तो क्या ही बात है। मैंने उसकी बात पर उसे पेंड होने का ताना दिया और कहा कि आज के दौर में कौन सा ऐसा लड़का है जो लड़कियों से इस तरह की डिमांड करे। तो वह कहने लगा, मैं तो ऐसा ही हूँ और जो मेरी लाइफ पार्टनर बनेगी मैं उससे यही उम्मीद रखूँगा कि वह हिजाब किया करे। तो मैंने उसका बहुत मजाक उड़ाया, लेकिन उस वक्त मुझे अंदाज़ा नहीं था कि कुछ अरसे बाद मैं खुद उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाऊंगी। उमेर की आदतें और अखलाक बहुत अच्छा था। मैं उसकी फैमिली के बारे में तो नहीं जानती थी, लेकिन मुझे इतना अंदाज़ा ज़रूर था कि वह किसी अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है। आहिस्ता आहिस्ता जब मैं उससे मोहब्बत करने लग गई तो मेरा दिल चाहता कि मैं उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान सकूं, लेकिन मैं खुद से उसका इजहार नहीं करना चाहती थी, बल्कि मैं तो ये चाहती थी कि वह मेरी मोहब्बत में पागल होकर मुझसे इजहार करे। और इसी ख्वाहिश में मेरा कॉलेज पूरा हो गया। मेरी बीएससी करने के बाद पढ़ाई को खैर बात कह दिया और उमेर भी यूनिवर्सिटी में चला गया, लेकिन फ़ोन पर हमारा मुकम्मल राब्ता था। अब मेरे शौक़ मुकम्मल तौर पर वही थे जो मैं चाहती थी, दोस्तों के साथ गैदरिंग, पार्टीज़ और शॉपिंग। उसके अलावा मेरी ज़िंदगी में और कुछ भी नहीं रहा। लेकिन दिल ही दिल में मैं इस इंतज़ार में थी कि कभी उमेर आए और मुझे प्रपोज़ करे तो मैं उसके साथ अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करूं। और फिर वह दिन भी आ गया। हमें मिले हुए कुछ महीने हो चुके थे, लेकिन फ़ोन पर राब्ता था। उस रात उसने फ़ोन पर बात करते हुए मुझे कहा कि कल मिलते हैं, क्योंकि मुझे तो उससे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मैं बड़ी खुश हो गई और मैंने फ़ौरन उसे एक रेस्टोरेंट में खाने पर बुला लिया। अगले दिन जब मैं तैयार होने लगी तो मुझे उसकी बात याद आ गई, तो मैंने अपनी अलमारी से शलवार कमीज़ और दुपट्टा निकाल कर पहन लिया और लाइट सा मेकअप करके उससे मिलने चली गई। जब मैं वहाँ पहुँची तो वह पहले से बैठा मेरा इंतज़ार कर रहा था और मुझे देखकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में बेयकीनी और अजीब सी कशमकश थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह मुझे देख के बहुत खुश हुआ है, लेकिन वह किसी तरह जाहिर नहीं करना चाहता था, मगर उसकी आंखें सब कुछ कह रही थी। फिर हम बैठ गए तो उसने मेरी तारीफ़ की और मैं तो जैसे हवाओं में उड़ने लगी। खाना ऑर्डर करके मैंने उससे पूछा कि भाई किस सिलसिले में मिलना चाहते थे, तो सबसे पहले उसने मुझे अपनी जॉब का बताया। उसकी एक अच्छी जगह जॉब हो गई थी और उसने कहा कि आज का खाना भी उसी की तरफ से होगा। मैं सुनकर बड़ी खुश हुई। मैंने उसे मुबारकबाद दी और पूछा कि ये बात बताओ जिसकी वजह से ख़ास तौर पर मुझे यहाँ बुलाया है। वह मुस्कुराने लग गया और कहने लगा, तुम सिर्फ खूबसूरत ही नहीं हो, तेज़ भी बहुत हो। फिर उसने कहा कि मुझे तुमसे एक बात कहनी थी। जब से हम कॉलेज से निकल कर अलग अलग हुए हैं, मेरे दिल से तुम्हारा ख्याल ही नहीं हटता। अभी कुछ टाइम से मुझे रियल लाइफ बगैर नहीं रह सकता, शायद इसलिए कि मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ। ये सुनकर मैं भी मुस्कुराने लगी, क्योंकि ये वे लफ्ज़ थे जो मैं काफ़ी अरसे से सुनना चाहती थी, लेकिन आज वे मेरे सामने बैठा इजहार मोहब्बत कर रहा था। तो मैंने थोड़ा अपनी कदर बढ़ाने का सोच कर उससे कहा कि अगर तुम
मुझसे मोहब्बत करते हो तो मैं तुम्हारी मोहब्बत की कदर करती हूँ, लेकिन क्या ये मोहब्बत सिर्फ़ दिल लगी है? क्या तुम वाक़ई मुझे अपनाओगे? तो वह कहने लगा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, इसलिए तो तुम्हें आज यहाँ बुलाया है। ये सुनकर तो मेरा दिल किया कि मैं वहीं पर भांगड़े डालने लग जाऊँ, लेकिन मैं बड़ी मुश्किल से खुद पर कंट्रोल करके बैठी रही। फिर मैंने उससे उसकी फ़ैमिली के बारे में पूछा तो उसने बताया कि हम मिडिल क्लास घराने से हैं। घर में मेरी अम्मा हैं और एक छोटा भाई है। अब्बा का इंतकाल हो चुका है, लेकिन अब्बा की कुछ ज़मीनें हैं जिनसे हर महीने खर्चा आता है, और अब मेरी भी अच्छी जॉब हो गई है। तो क्या तुम्हारे घर वाले मुझे कबूल कर लेंगे, क्योंकि तुम तो बहुत अमीर फैमिली से हो। उसकी बात सुनकर मैं हंसने लग गई। मैंने उससे कहा कि मैंने ज़िंदगी तुम्हारे साथ गुजारनी है, मैंने घर वालों ने नहीं, इसलिए तुम्हें ये फ़िक्र होनी चाहिए कि मैं तुम्हें कबूल करूँगी या नहीं। वह मेरी बात सुन के हैरत से मेरा मुँह ताकने लगा तो मैं खिलखिला कर हंस पड़ी। फिर मैंने उसे कहा कि भाई, मुझे तो तुम दिलो जान से कबूल हो, और जब तुम चाहोगे मैं तुमसे शादी कर लूँगी। तो वह बेयकीनी से मेरी तरफ देख रहा था। फिर मैंने उससे कहा कि मेरे घर में पापा और 2 माएँ हैं, और किसी को भी तुम्हारे साथ मेरी शादी पर एतराज़ नहीं होगा, और अगर हुआ भी तो मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं, मैं हर हाल में तुमसे ही शादी करूँगी। मैंने ये कहा तो वह खुश हो गया और उसने मुझे एक अंगूठी गिफ्ट की, जो मैंने उसी वक्त पहन ली। घर जाने के बाद मैंने मम्मा से इस बारे में बात की तो मम्मा ने कहा कि मुझे तो कोई एतराज़ नहीं अगर वे तुम्हें पसंद है, लेकिन मैं नहीं जानती कि तुम्हारे बाबा का क्या फ़ैसला होगा। हो सकता है वे इस रिश्ते को कबूल ही ना करें, क्योंकि तुम तो जानती हो तुम्हारे पापा कितने स्टेटस कॉन्शियस हैं, और फिर तुम्हारी दूसरी माँ के बारे में भी मैं कुछ नहीं कह सकती। मैं मम्मा की बात सुनकर गुस्से में आ गई। मैंने उनसे कहा कि मुझे पापा या दूसरी माँ की कोई परवाह नहीं है, मुझे सिर्फ़ आपकी परवाह है, और मेरे लिए आपकी इजाज़त बहुत ज़रूरी है। अगर आप राज़ी हैं तो मुझे और किसी की कोई फ़िक्र नहीं। मम्मा मेरी बात सुनकर खामोश हो गई। मैं जानती थी कि मम्मा कभी भी पापा के सामने ये बात करने की हिम्मत नहीं करेंगी, इसलिए मैंने खुद पापा से बात करने का फ़ैसला किया, और मैं मौका देख रही थी कि जिस दिन मेरी छोटी माँ घर पर ना हो उस दिन पापा से अकेले में बात करूँ, लेकिन काफ़ी दिन मुझे ऐसा कोई मौका ही नहीं मिला। और फिर बड़ी मुश्किल से एक दिन पापा घर में मौजूद थे और छोटी मम्मा कहीं बाहर गई हुई थी, तो मैंने पापा से बात करने की हिम्मत की। हालांकि मैं इतनी बोल्ड और मॉडर्न बनती थी, मगर उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं बचपन की तरह डरपोक थी। हिम्मत करके जब मैं पापा के कमरे में गई तो मुझे देखकर वे मोबाइल रख कर सीधे होकर बैठ गए। मेरा हाल चाल और एक्टिविटीज़ पूछी और कहने लगे कि कोई काम था। मैंने कहा जी, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। तो मेरे पापा मेरी तरफ देखने लगे। मैंने बड़ी हिम्मत करके पापा से उमेर का जिक्र किया और बताया कि मैं उमेर को पसंद करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ, क्योंकि वह भी मुझसे शादी करना चाहता है। पहले तो पापा मेरी तरफ देखते रहे, फिर कहने लगे कि बेटा, तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हारी दोनों बड़ी बहनों की शादी भी मैंने अपनी मर्ज़ी से की है। हाँ, उनकी रज़ामंदी ज़रूरी पूछी थी, लेकिन इसमें उनकी पसंद शामिल नहीं थी, क्योंकि हम जितने मर्ज़ी मॉडर्न हो जाएं, लेकिन हमारे घर के भी कुछ उसूल हैं। हमारे ख़ानदान में ये सब नहीं चलता। अव्वल तो हम ख़ानदान से बाहर रिश्ता करते ही नहीं, और अगर करें भी तो अपने हम पल्ला लोगों में ही करते हैं। जब पापा ने ये कहा तो मैं समझ गई कि वे मुझे क्या कहना चाहते हैं। फिर वे पूछने लगे कि उमेर क्या करता है और उसके वालिद का क्या बिज़नेस है। पापा ने सवाल ही कुछ इस तरह से किया कि मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई। फिर मैंने उन्हें बताया कि उमेर के वालिद नहीं है और वह मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। घर में सिर्फ़ एक माँ और भाई है, और उमेर की एक बहुत अच्छी नौकरी भी हो गई है। पापा ये सुन के उठ खड़े हुए और कहने लगे कि ये सब बताने से पहले ही मैं तुम्हें बता चुका था कि हम किस तरह के लोगों में अपनी बेटियां देते हैं। इसके बावजूद तुमने बड़ी हिम्मत करके मेरे सामने ये बात कहा। चलो कोई बात नहीं, क्योंकि तुम मेरी बेटी हो। मैं हरगिज़ तुम्हारे ऐसे ख़ानदान में शादी नहीं कर सकता जो किसी भी तरह हमारी बराबरी ना कर सके। तुम खुद सोचो कि बचपन से लेकर अब तक कितनी ऐसाइशों में पली हो, जहाँ पर हज़ार खर्चे करती हो तुम लाख खर्चे कर देती हो। तो क्या तुम ऐसे घर में खुश रह सकोगी जहाँ तुम्हारा शौहर मामूली सी नौकरी करता होगा। पापा मुझे कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें अभी तक गुस्सा नहीं आया था, इसलिए मैंने मौके से फ़ायदा उठाते हुए उन्हें कहा कि पापा, मैं उमेर के साथ खुश रहूँगी, क्योंकि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। मेरी बात सुनते ही पापा को गुस्सा आ गया। वे कहने लगे कि मैं इतनी देर से तुम्हें कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ज़िंदगी जो है वह मोहब्बत और प्यार से नहीं गुजरती, बल्कि अच्छे लाइफ स्टाइल के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। और मिडिल क्लास फैमिली के लड़के एक घर बनाने में पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं। मैं तुम्हें क्या खुश रखेगा, लेकिन मैं अपनी ज़िद पर
कायम थी। मैंने पापा से कह दिया मैं शादी करूँगी तो सिर्फ़ उम्मीद से। उस वक़्त पापा ने मेरे मुँह पर एक थप्पड़ मारा और कहा कि शादी तो तुम्हारी वहीं होगी जहाँ मैं बात चला रहा हूँ। इतने में छोटी मम्मा कमरे में आ गईं और वह ये सब कुछ देखकर हैरान हो रही थीं, लेकिन बड़ी जल्दी सारा मामला समझ गई और मुझे कहने लगी कि तुम्हारे पापा ठीक कह रहे हैं। हमने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी फैमिली का लड़का देखा है। अगर तुम्हारी उससे शादी हो जाएगी तो तुम्हारे पापा को नई बिज़नेस डील भी आराम से मिल जाएगी। मुझे छोटी मामा की बात सुनकर इतना गुस्सा आया कि वे मुझे एक बिज़नेस डील के जितना अहम समझते थे। मैं बगैर कुछ कहे वहाँ से चली गई और जाकर मम्मा के पास खूब रोई, लेकिन मैंने मम्मा से कह दिया कि मैं उम्मीद से ही शादी करूँगी। मेरी माँ को तो जैसे ही पहले ही शौहर और शौकन के हाथों बेबस हो चुकी थी। उसने मेरे सामने क्या कहना था, मेरी बातें सुनकर खामोश रही। मैं सोच रही थी कि कुछ दिन पापा का गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो उनसे दोबारा इस सिलसिले में बात करूँगी, लेकिन पापा ने तो मुझे बात करने का काबिल छोड़ा ही नहीं। एक हफ्ते के अंदर ही उन्होंने मेरी शादी का ऐलान कर दिया और मुझे तारीख तय करके बताया। मुझे इतनी भी मोहलत नहीं मिली कि मुमेर से मिलवा दूं। मैंने उसे फ़ोन पर यह बात बताई तो उसने मुझे यही कहा कि जहां तुम्हारे माँ बाप चाहते हैं तुम शादी कर लो, क्योंकि यही तुम्हारे हक़ में बेहतर होगा। उमेर की बात सुनकर मेरा दिल टूट गया, इसलिए मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि मैं जो बचपन से अब तक छोटी मम्मा से मुकाबलाबाजी करती आ रही थी, दरअसल अंदर से तो मैं अपनी माँ जैसी ही थी, डरपोक और कम हिम्मत। मैंने पापा के सामने हथियार डाल दिया और पापा ने मेरी शादी अपने मरहूम दोस्त के बेटे नौमान से कर दी। नौमान की फैमिली में कोई भी नहीं था सिवाय उसके एक छोटे भाई के। माँ बाप का इंतकाल हो चुका था और वे दोनों भाई घर में अकेले रहते थे। नौमान का अपना बिजनेस था जिसे दोनों भाई चला रहे थे। मेरे जहेज में पापा ने बहुत कुछ दिया, लेकिन मेरा दिल बिल्कुल भी खुश नहीं था। हालांकि पापा ने मेरी शादी में किसी किस्म की कोई कसर नहीं रखी थी, उसके बावजूद मेरा दिल बुझा हुआ था। और जब मैं दुल्हन बनी नौमान के कमरे में बैठी थी तो नौमान काफ़ी देर बाद कमरे में आया। एक तो मुझे वैसे ही उसका इंतज़ार करना अच्छा नहीं लग रहा था, ऊपर से उसने कमरे में आते ही चीज़ें इधर उधर उठा के फेंकना शुरू कर दी। मैं उससे इस अमल से हैरान हो रही थी, भला अपनी शादी की रात भी कोई ऐसा करता है। लेकिन वह मुझे किसी बात पर गुस्से में लग रहा था। उसने शेरवानी भी उतार के बेड पर फेंक दी और फिर खामोश होकर सोफे पर बैठ गया। मैंने डरते डरते पूछा कि सब खैरियत तो है, क्या हुआ है, आप गुस्से में लग रहे हैं? तो वह उठ के मेरे पास आकर खड़ा हुआ और मुझे कहने लगा कि उठो, मेरे सामने खड़ी हो जाओ। फिर उसने हाथ अपना बढ़ाया तो मैंने उसका हाथ थाम लिया। मैं सोच रही थी कि वह सरप्राइज़ देने का कौन सा तरीका है। यही सोचते हुए मैं उठ के उसके सामने खड़ी हुई, लेकिन उसने एक जन्नातेदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मार दिया। मेरे तो आसान खत्ता हो गए। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि एक रात की दुल्हन के साथ इस तरह से भी सलूक हो सकता है और वह भी उसका दूल्हा ऐसा करेगा। मैंने सोचा भी नहीं था। मैं बेयकीनी की कैफियत में गाल पर हाथ रखे उसे देख रही थी तो वह चीखने लग गया। उसने मुझे कहा, कितना बन सवर कर सबके सामने बैठने की क्या ज़रूरत थी? कितने लोग आंखें फाड़ फाड़ कर तुम्हें देख रहे थे ना, जाने किसकी नज़र कैसी थी तुम्हें क्या पता। और तो और मेरे भाई ने भी तुम्हारी बहुत तारीफ़ की कि भाभी तो बहुत ही खूबसूरत हैं। मैं शर्म से डूब गया कि कोई मेरी बीवी के बारे में ऐसी बातें करे और गंदी नज़रों से उसे सब देखे। नौमान पता नहीं क्या क्या बोल रहा था। मैं उसकी बातें सुन सुनकर परेशान हो रही थी। मैं तो सोचा भी नहीं था कि जिससे मेरी शादी होगी वे इस कदर शक्की मिजाज होगा, जो अपने भाई की तारीफ़ करने पर ही इस कदर गुस्से में था। और इन सब में मेरा क्या कसूर था? हर दुल्हन स्टेज पर तैयार होकर ही बैठती है और सब दुल्हन को देखते हैं। इससे तो यह तो नहीं साबित हो सकता कि दुल्हन बदचलन है या लोगों की गंदी नज़रें भी थी। पता नहीं ये बंदा किस सोच का मालिक था और अब मेरे साथ क्या होना था मैं नहीं जानती थी। वह रात मेरे लिए किसी अजाब से कम नहीं थी जो मेरी ज़िंदगी की ऐसी शुरुआत हुई जिसने मुझे जहन्नुम में पहुंचा दिया। उस दिन के बाद नौमान ने मेरा जीना हराम कर दिया, मुझसे ज़बरदस्ती पर्दा करवाने लगा, कहीं भी मुझे लेकर नहीं जाता, यहाँ तक कि मैं उसके भाई के सामने भी पर्दा करती थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जितनी आज़ाद ज़िंदगी गुजारी थी मुझे उन सब की इतनी बड़ी सज़ा मिल रही थी। वह जब दिल चाहता मुझ पर हाथ उठाने लग जाता और जब दिल चाहता मुझे मेरी ही नज़रों में गिरा देता, मुझ पर गंदे गंदे इल्ज़ाम लगाता। मेरी ज़िंदगी बद से बदतर होती गई। और फिर जब मेरी शादी को 6 महीने गुजरे तो नौमान को एक एक्सीडेंट हो गया जिसमें वह बुरी तरह ज़ख्मी हुआ। पूरा 1 महीना अस्पताल में दाखिल रहने के बाद जब वह डिस्चार्ज होकर घर आया तो उसकी दोनों टांगें और एक बाजू पूरी तरह बेकार हो चुका था, लेकिन उसकी ज़बान उसी तरह आग उगलती थी। वह कहता था कि अब तो तुम अय्याशा करने के लिए आज़ाद हो गई हो, मैं तो बिस्तर पर कमरे में पड़ा रहता हूँ, तुम न जाने बाहर किस किस्म के साथ गुलछड़े उड़ाती हो, फ़ोन पर बातें करती होंगी कि अब तो मेरे
भाई के साथ ही रिश्ता बना लिया। नौमान की बात सुनकर मैं पहली मर्तबा उस पर चीखी। मैंने उसे कहा, इससे अच्छा है आप अपने हाथों से मेरा गला दबा दें, लेकिन मुझ पर इतने गंदे इल्ज़ाम लगाने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आज के बाद ऐसी कोई बात की तो मैं आपकी इसी हाल में छोड़कर यहाँ से चली जाऊँगी। मेरी बात सुनकर पहले तो नौमान खामोश हो गया, लेकिन फिर कहने लगा कि तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं माजूर हूँ और तुम्हारा गला नहीं दबा सकता, वरना तुम जैसी औरत के साथ इससे भी बुरा सलूक होना चाहिए था। मैं तो उसका मुंह देखती रह गई कि यहाँ बंदा जाने किस मिट्टी से बना है, मुकम्मल तौर पर माजूर हो चुका है, ज़िंदगी से दूर होता जा रहा है, लेकिन उसके दिल और दिमाग में भरा हुआ जहर किसी तरह कम नहीं हो रहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया, लेकिन वह पूरी तरह मायूस होता जा रहा था। नौमान मजीद 1 महीना इसी तरह बिस्तर पर पड़ा रहा, लेकिन अब वह बहुत बीमार हो चुका था और उसे लगता था किसी भी वक्त ज़िंदगी से मुंह मोड़ बैठेगा। एक दिन उसने मुझे अपने पास बुलाया और बैठने को कहा। जब मैं बैठ गई तो मुझे कहने लगा कि मैं मरने वाला हूँ और मेरे मरने के बाद तो तुम बिल्कुल आज़ाद हो जाओगी, फिर तो न जाने तुम किस किस से रिश्ते बना लोगी, इसलिए मरने से पहले मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे एक मर्तबा अपने हाथों से खाना खिला दो। मुझे उसकी बातों पर गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन फिर मैं खामोश हो गई। मैंने सोचा कि पता नहीं उसके अंदर क्या चल रहा है जिसकी वजह से वह ऐसी बातें कर रहा है। मैं खामोशी से उठी और जाकर उसके लिए खाना बना कर ले आई जो उसके लिए बना था, और फिर उसे खाना खिलाने लग गई। जब वह खाना खा चुका था तो मुझे कहने लगा कि जब मैं मर गया तो मेरे बिस्तर के नीचे तुम्हारे लिए कुछ रखा है, वो उठा के ज़रूर देख लेना। और फिर वह लेट कर सो गया। मैं अजीब सी कशमकश में मुब्तला थी। समझ नहीं आ रहा था कि वह मुझसे क्या छुपा रहा था या क्या कहना चाहता था, लेकिन मेरे जहन में ये बिल्कुल भी नहीं था कि वह वाकई मर जाएगा। अगली सुबह जब काफ़ी देर तक वह जागा नहीं तो मैंने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वह हमेशा के लिए सो चुका था। मुझे उसके मरने पर बिल्कुल भी रोना नहीं आया, लेकिन मुझे खुशी भी नहीं हो रही थी, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन जब उसकी तदफीन हो गई तो मुझे बड़ा अजीब सा महसूस हुआ कि मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा शख्स आया जो सिर्फ 8 महीने मेरे साथ रहा, लेकिन उसने एक पल भी मेरा एतबार नहीं किया और मुझ पर गंदगी उछालता रहा। अब मेरा इस घर में रहने का जवाज़ी मैं अपने सामान की पैकिंग कर रही थी। उस वक्त मुझे उसकी बात याद आई तो मैंने उसके बिस्तर के नीचे से रखा हुआ कागज़ निकाला जिस पर उसने मुझसे माफ़ी मांगी हुई थी। उसने वह कब लिखा और कब रखा मैं नहीं जानती थी, लेकिन मैंने उसे दिल से माफ़ कर दिया। थोड़ी देर बाद मुझे लेने भाई आ गए और मैं उसके साथ अपने पापा के घर चली गई। मैं वहाँ पहुँची तो मम्मा एक बार फिर मुझे गले लगा के रोने लगे। पापा शर्मिंदगी से मेरे सामने नज़र भी नहीं मिला रहे थे। मैंने पापा को भी दिल से माफ़ कर दिया, इसमें उनकी भी कोई गलती तो नहीं थी। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसका असर मुझ पर यह हुआ कि मैं बिल्कुल बदल गई। अब मैं हर वक्त दुपट्टा ओढ़ के रखती, मेरा दिल दुनिया की किसी चीज़ में नहीं लगता। ऐसे ही मेरी इद्दत पूरी हो गई तो उस दिन पापा मेरे कमरे में आए और मुझे कहने लगे, अगर मैं कुछ मांगूँ तो मुझे दोगी? मैंने पापा की तरफ देखा तो कहने लगे कि बाहर उमेर और उसका भाई बैठे हैं, वे तुमसे शादी करना चाहता है और मैं हाथ जोड़ के तुमसे इस रिश्ते के लिए हाँ कहने की गुजारिश करता हूँ। मैं पापा की तरफ हैरानी से देख रही थी, फिर मैंने खामोशी से पापा के जुड़े हुए हाथों को थाम लिया। आज उमेर से मेरी शादी को 6 साल गुजर चुके हैं। वह बहुत अच्छा है और मेरी बहुत इज्जत करता है, और अपने भाई के होते हुए भी कभी उसने मुझ पर शक नहीं किया। मैं जब भी उमेर को देखती हूँ तो सोचती हूँ कि 5 उंगलियाँ बराबर नहीं होती। नौमान जैसे लोग बहुत कम होते हैं, लेकिन उमेर जैसे अच्छे लोगों की वजह से दुनिया कायम है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन बजा दिए ताकि हमारे आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।